औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो जो हम बना रहे हैं वो बेसिकली हम CSS एस्पायरेंट्स जो 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए है। और ये वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी, ऐसे ही हम फर्दर वीडियोस बनाते चले जाएंगे ताकि वो स्टूडेंट्स या वो कैंडिडेट्स जो बेसिकली जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स में है, ताकि उनके लिए ये पेपर 1 जो होता है, कंपलसरी पेपर्स में एक पेपर होता है जिसको जनरल नॉलेज पेपर 1 हम कहते हैं, वो उनके लिए आसान हो जाए और उसको समझने में उनके लिए कोई मुश्किल दरपेश ना हो। इंशाल्लाह हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनके लिए ये पेपर इंतहाई आसान करें और आसान तरीके से वो इसको समझें, और हम ज़्यादातर वो क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करें जो कि पेपर में अक्सर आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। CSS और PMS का जो एग्ज़ाम है 2001, उसकी प्रिपरेशन में बेसिकली हमारे पास जो कंपलसरी पेपर होते हैं वो होते हैं 6 पेपर्स होते हैं। उसमें से आपको तो पता है कि ऐसे प्रिसाइज और इसके अलावा फिर ये जो पेपर होता है जनरल नॉलेज पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 और इस्लामिक स्टडीज़ का एक पेपर होता है। तो जो हमारे पास ये पेपर है जनरल नॉलेज पेपर 1, बेसिकली इसको या जनरल नॉलेज पेपर 1 हम कहते हैं, या बेसिकली इसका दूसरा नाम जो है ना वो है जनरल साइंस एंड एबिलिटी पेपर। अब जो जनरल साइंस का पोर्शन है उसमें से आप इसके टोटल क्वेश्चन होते हैं 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो जनरल साइंस का जो पोर्शन है उसमें से आप 2.5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और एबिलिटी पोर्शन से 2.5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं वो है जनरल साइंस का पोर्शन। अब जनरल साइंस का जो पोर्शन है ना, तो इसमें से बेसिकली इस पेपर में से 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस करता है। किस चीज़ पर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस करता है। और पार्ट 2 जो होता है वो जो होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 2 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 में से जनरल साइंस में से 3 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन लाजमी करने होते हैं और एबिलिटी में से 2 के 2 क्वेश्चन ही करने होते हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास 1 कंपलसरी क्वेश्चन, 2 यहाँ से जनरल साइंस पोर्शन से और 2 यहाँ से, तो टोटल हो गए हमारे पास 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन इस पेपर में से करने होते हैं। अच्छा जी, अब इस तरह से है ना कि ये पेपर जो होता है इसमें से हम इस तरह से करते हैं कि इसमें से हम जनरल साइंस जो पोर्शन है ना उसको सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं ताकि उसको आप लोग समझें, और उसके समझने से आपके लिए ये जो वीडियो आप इसको स्टडी करेंगे, इसको देखेंगे, तो आपके लिए इंतहाई आसानी होगी उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में बग़ैर किसी स्टडी के। आप स्टडी भी कर सकते हैं क्योंकि स्टडी से आप और भी ज़्यादा फर्निश हो जाते हैं, लेकिन ये आपके लिए इंशाल्लाह इंतहाई आसानी पैदा करेगी कि आप इसको समझ सकें कि हम इसमें से क्या करेंगे। तो अब ये है कि ये तो CSS का पोर्शन हो गया, ये CSS में इस तरीके से पेपर आता है। लेकिन जो PMS का पोर्शन है, जो PMS का एग्ज़ाम होता है वो KPPSC खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो पेपर होता है उसमें से जो जनरल साइंस का पोर्शन आप कर लें तो उसमें से आप 5 के 5 क्वेश्चन ईज़िली अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें से कोई भी मुश्किल नहीं होती, लेकिन उसमें से 5 क्वेश्चन बेसिकली नहीं होते हैं। KPPSC पब्लिक सर्विस कमीशन में से 10 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, तो वो आप इजीली इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं होती है। या अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 तो उसको मिला के फिर 5 क्वेश्चन कर देते हैं, या फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन 10 कर देते हैं, उसमें से कर लेते हैं। उसमें से भी एक क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होता है। तो शुरू करते हैं कि इस पेपर में से हमारे पास कौन कौन से पोर्शन होते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस जनरल साइंस पोर्शन में ये डिवाइड है 3 सेक्शंस में, 3 मेन सेक्शंस में डिवाइड है। देख लें आप, ये 3 मेन सेक्शंस हैं, इसमें से डिवाइड है। पहला है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के पार्ट में क्या होता है? अचीवमेंट्स
ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। इस क्वेश्चंस को ट्विस्ट करते हैं, कभी एक तरीके से कभी दूसरे तरीके से। ये अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, कैंडिडेट्स छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से इनको अक्सर औकात एक क्वेश्चन का नुकसान हो जाता है। ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है, बस इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है ताकि इंसान इसको याद कर सके, सुन सके बार बार, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। इसमें से हम मुस्लिम साइंटिस्ट मेन जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साइंटिस्ट हैं, उनको स्टडी करेंगे तो आपका 1 पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये फ़िज़िकल साइंस है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें से स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और ये वगैरह, स्काई, या इसके अलावा जो होता है एटमॉस्फेयर, रेन, और बहुत सी आसान से क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट, वो इसमें से आते हैं, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। और आखिर में बायोलॉजिकल साइंस है, वो आप सबको पता है कि जिसमें से पार्ट्स ऑफ बॉडी हो गए, एनिमल्स वगैरह, किंगडम, ये सारे पार्ट्स होते हैं। लेकिन हम इसमें से वो क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसके ज़्यादातर इंशाल्लाह वही पेपर में वही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, इसमें से कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है कि हमारा पार्ट फर्स्ट शुरू होता है, वो हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट में शुरू होता है। तो मुस्लिम साइंटिस्ट को समझने के लिए कोई इतनी लॉजिक की या इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें से 2-3 अहम पॉइंट्स है जिसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आप समझ जाएंगे तो आपके लिए इंतहाई आसानी होगी और कोई मुश्किल नहीं होगी, और आप पेपर बड़ी आसानी के साथ दे सकेंगे। हम शुरू करते हैं इस साइंटिस्ट के, जिसका नाम है मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी एक ऐसा मुस्लिम साइंटिस्ट है जो कि बेसिकली अथॉरिटी समझा जाता है मैथमेटिक्स में। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम शुरू करते हैं। ये बातें आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी याद करनी है कि इसमें से हम क्या पॉइंट्स हैं जो याद रखें, जिसकी वजह से हमारे लिए पेपर में मार्क्स लेना आसान हो, मार्क्स हम ले सकें। तो सबसे अहम बात यह है कि आपको स्पैन ऑफ लाइफ, जहाँ से इसकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है, जब ये पैदा होता है, वो याद रखना है। तो ये बात याद रखें, हमने इसलिए इसको लिया हुआ है क्योंकि ये सबसे पहला साइंटिस्ट है मुस्लिम में से। सबसे पहला तो नहीं, लेकिन जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है उसको हम बयान करते हैं। तो सबसे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट जो है, जो ये है मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी, जो कि 780 ईस्वी सदी में पैदा होता है। 780 ईस्वी सदी में पैदा होता है, और जिसकी टोटल ज़िंदगी शुरू होती है 20 साल ये ले ले और 50 साल ये ले ले, तो 70 साल की इसकी ज़िंदगी है, जो कि एंड होती है 850 ईस्वी सदी पर। इस बात को दोबारा सुन लें, ये 780 ईस्वी सदी में पैदा होता है और 850 ईस्वी सदी में वफ़ात पा जाता है। ठीक है जी। तो ये इसके मेन काम आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में लिखने पड़ते हैं कि ये कौन कौन से इसने किस फील्ड में, कौन कौन से फील्ड में मेन काम किए हुए हैं। तो जब आप ये लिख देते हैं तो उसके बाद आप इसकी जो अदर अचीवमेंट्स होती हैं वो आप लिखते हैं, तो फिर आपके क्वेश्चन ख़ुद ब खुद बन जाता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, या 10 का भी हो सकता है, लेकिन अगर 5 का हो तो जो मैंने आपके लिए यहाँ से कलेक्ट किया हुआ है, जो नॉलेज जो मैंने ट्राई की हुई है कि मुख्तलिफ रिसर्च करके नेट से, बुक्स से वगैरह वगैरह, तो वहाँ ये जब आप लोग याद रखेंगे और अच्छे तरीके से लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके नंबर इसमें से पूरे आ जाएंगे। बाकी आप इसको रीड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको समझने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। पहले तो ये है ना कि ये साइंटिस्ट जो है, इसको अथॉरिटी समझा जाता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, ये एक एस्ट्रोनॉमर भी था, इसके अलावा जोग्राफर भी था, ठीक है, और स्कॉलर था इन द हाउस ऑफ विजडम बगदाद में। ठीक है, इसको अरबी में कहते हैं, हाउस ऑफ विजडम को कहते हैं बैतुल हिकमा। ये बेसिकली हारून रशीद के बेटे, हारून रशीद भी बेसिकली इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा दिलदादा था, और उसका बेटा मामूनुर रशीद ने ये सेंटर खोला हुआ था। एक बेसिकली एक रिसर्च सेंटर था। तो इस रिसर्च सेंटर में इसको कहते हैं, ये साइंटिफिक रिसर्च एंड टीचिंग सेंटर था,
जिसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के स्कॉलर्स अपनी व्यूज़ और टीचिंग करते थे, स्टूडेंट को समझाते थे। ये एक लेबॉर्ट्री थी, लेबॉर्ट्री सी समझ ले आप। ये बेसिकली मामून और रशीद खलीफा जो था उस टाइम पे ये शुरू हुई थी। ठीक है जी, मामून और रशीद मैंने ये आपको लिए क्लियर कर दिया, ये मामून और रशीद खलीफा मामून और रशीद के टाइम पर ये था। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले आते हैं कि इसने मैथमेटिक्स में कौन कौन से काम किए हैं और इसको क्यों कहते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ अथॉरिटी इन मैथमेटिक्स, क्यों इसको ये समझा जाता है कि ये अथॉरिटी है मैथमेटिक्स में। तो सुन लें जी, बेसिकली इसने ये काम किया था ना कि एक्चुअली ही सिस्टमाइज्ड एंड कंपोज्ड ओल्डेस्ट वर्क ऑन अर्थमेटिक्स, अलजबरा, एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स ऑफ ग्रीक एंड हिंदू नॉलेज। सबसे पहले इसने ये काम किया ना कि ये जो हिंदुओं की या ग्रीक के जो काम थे अर्थमेटिक्स में या अलजबरा में या एस्ट्रोनॉमिकल टेबल में, मैथमेटिक्स में, उसने इसको दोबारा सिस्टमाइज किया और दोबारा उसको कंपोज करके अच्छे तरीके से दोबारा प्रेजेंट किया उसको समझने के लिए। ठीक है जी, सबसे अहम काम इसने ये किया कि जो ग्रीक और हिंदुओं का जो ओल्डेस्ट वर्क था मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक्स में, अलजबरा में या एस्ट्रोनॉमिकल टेबल में, उसको दोबारा से इसने सिस्टमाइज किया और कंपोज किया ताकि लोगों को इसको समझने में आसानी हो। पहला पॉइंट तो ये है। नंबर 1 मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, इसको कहते हैं अथॉरिटी इन मैथमेटिक्स। रीजंस ऑफ अथॉरिटी इन मैथमेटिक्स क्या है? ये हैं कि ये बेसिकली इसने ओल्डेस्ट जो काम था ग्रीक का और हिंदुओं का, उस अर्थमेटिक्स का काम जो था, अलजबरा का और एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स का, उसको दोबारा से इसने कंपोज किया, सिस्टमेटिक तरीके से लिखा और उसको दोबारा से कंपोज करके आसानी पैदा की ताकि स्टूडेंट्स के लिए या जो समझने वाले हैं उनके लिए आसानी हो। ठीक है जी, ये इसने बेसिकली जो कॉन्सेप्ट आप इसको कभी हम कहते थे बचपन में लॉगरिथम या एलॉगरिथम, ठीक है जी, मैथमेटिक्स में वो कॉन्सेप्ट इसने इंट्रोड्यूस किया। और बेसिकली ये लॉगरिथम या एलॉगरिथम ये कंप्यूटर में एनालॉग सिस्टम जो होता है या डिजिटल सिस्टम, इसमें से ये इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से इसको लोग कहते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, गॉड फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं इसको। ठीक है जी, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, इसने बेसिकली दूसरा जो अहम काम मैथमेटिक्स में किया था वो डेवलप किया था कॉन्सेप्ट ऑफ एलॉगरिथम या जो मैथमेटिक्स में हम लॉगरिथमिक टेबल जो यूज़ करते थे वो इसने इंट्रोड्यूस किया था और इसी वजह से इसको हम गॉड फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं। अच्छा जी, इसने एक अहम किताब लिखी थी जिसका नाम है हिसाब अलजब्रुल मुकाबिला। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, हिसाब अलजब्रुल मुकाबिला, ये नाम आपने भूलना नहीं है, ये नाम आपने याद रखना है, हिसाब अलजब्र मुकाबिला। मैं दोबारा से इधर मैंने टिक लगाया, हिसाब अलजब्रुल मुकाबिला। ये किताब बेसिकली एक टेक्स्ट बुक के तौर पर इस्तेमाल होता था 16th सेंचुरीज तक यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है जी, क्यों इस्तेमाल होता था? इसलिए इस्तेमाल होता था कि इसके मुकाबले का कोई किताब नहीं था, हिसाब अलजब्रुल मुकाबिला। इसमें से अलजबरा वगैरह इसने ये सारे क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करवाए थे, क्वाड्रेटिक वगैरह इक्वेशन और ये सारी चीज़ें इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी। और ये 16th सेंचुरी तक यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में क्या था, ये बुक एज अ टेक्स्ट बुक इस्तेमाल होता था। और इस किताब की 2 दफ़ा तर्जुमा किया गया है। किसने किया है? गेरार्ड ऑफ सेरेमेना और रॉबर्ट ऑफ चेस्टर 12 सेंचुरी में, इन दोनों ने इसका तर्जुमा किया है। किस चीज़ में? लैटिन में। ठीक है जी, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, इस बुक का 2 दफ़ा तर्जुमा किया गया है। किस चीज़ में? एक
एक इसने लैटिन में इसका तर्जुमा किया गया है गिरार्ड ऑफ सेरेमेना, और रॉबर्ट चेस्टर ने 12th सेंचुरी में इसका तर्जुमा किया है, ठीक है, ट्रांसलेट किया गया है। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा मैट्रिक में, मैथ्स में हम पढ़ते थे साइन थीटा, टेंजेंट थीटा और कॉस थीटा, ये भी बेसिकली ख्वारिज़मी ने ही इंट्रोड्यूस करवाए थे, ठीक है जी। तो और इसके अलावा ज्योग्राफी की जो अरबिक साइंस थी उसमें से ज्योग्राफी के बारे में कुछ इल्म नहीं था, तो इसने बेसिकली ज्योग्राफी लेड द फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी इन अरबिक साइंस में इसी ने ज्योग्राफी की फाउंडेशन डाली थी। समझ आ रही है जी। अच्छा जी, इसके अलावा इसने सनडायल्स एक कॉन्सेप्ट है, ये एक सनडायल्स एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट था जो फिक्स करते थे ज़मीन के ऊपर किसी जगह पर, तो वो फिर सन की जो मूवमेंट होती थी, एक्यूरेट मूवमेंट ट्रैक करता था सन की पोजीशन को एक्यूरेटली, ये इसने बनाया था। समझ आ रही है जी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सनडायल्स इसने बनाया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ सनडायल्स, ओल्डेस्ट नोन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ये ओल्डेस्ट नोन इंस्ट्रूमेंट है जो टाइम बताता था और ट्रैक करता था पोजीशन ऑफ सन की एक्यूरेटली वो पोजीशन ऑफ सन को एक्यूरेटली वो ट्रैक करता था, ठीक है जी। और इसका जो सन डायल इसने बनाया था ये यूनिवर्सल था, और यहाँ से भी आप इसको दुनिया के किसी भी कोने से ऑब्जर्व कर सकते थे, ऑन द अर्थ किसी भी जगह पर आप इसको लगा सकते थे, ठीक है। अच्छा जी, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, सनडायल्स एक इंस्ट्रूमेंट था, इसने बनाया हुआ था, जिससे मुसलमानों के लिए जो मुश्किलात थी या जो एक्यूरेट सन की जो मूवमेंट थी वो मालूम करना थी कि यार किस टाइम कौन सी नमाज़ पढ़नी है, नमाज का टाइम कब होता है, तो इसने इस सनडायल्स में सब कुछ क्लियर करके बताया हुआ था। समझ आ रही है आपको? दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, ये फिर मुख्तलिफ़ जमातों, मुख्तलिफ़ मस्जिदों में ये फिर प्लेस किया गया, और उसके बाद इसको प्लेस करने से उनके लिए आसानी होती थी कि वो नमाज के टाइम को मालूम कर सकें। अच्छा, ये इसने सिस्टमाइज़ भी किया था और करेक्ट भी किया था। टॉलमीज़ जो रिसर्च थी जोग्राफ़ी में, उसको इसने इस्तेमाल किया था, और उसने उसके बाद उसको ठीक किया था, और उसने उसकी फाइंडिंग्स अपनी एक बनाई हुई थी, जो एक किताब उसने लिखी थी, सूरतुल अर्थ, ठीक है जी। सूरतुल अर्थ एक किताब उसने लिखी थी ज़मीन के ऊपर, कि ज़मीन की शेप कैसी है, ज़मीन की डायमीटर कितनी है, उसका रेडियस कितना है, ये सारी चीज़ें इसने लिखी थी। द टेक्स्ट एग्जिस्ट, वो जो उसकी किताब थी अपने हाथों से लिखी थी वो कहीं गुम गई, लेकिन मॉडर्न स्कॉलर्स ने फिर उसको, उसका जो आइडिया बताया हुआ था, डिस्क्रिप्शन जो उसने बताई हुई थी, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया, और इसने इसके अलावा पॉलिटिकल हिस्ट्री भी लिखी हुई है प्रोमिनेंट पर्सन्स की। समझ आ रही है जी? दोबारा से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको। इस तरह से है कि इसने सन डायल्स भी कंस्ट्रक्ट किए थे, ठीक है जी। और वो सन डायल्स इसलिए होते थे कि हम सन की मूवमेंट को मालूम कर सके, और किस टाइम हमने नमाज़ पढ़नी है। मस्जिदों में वो इंस्टॉल होते थे, और उससे फिर एक्यूरेट टाइम मालूम होता था कि नमाज का टाइम क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा इसने टॉलमीज़ की जो रिसर्च था उसको करेक्ट किया था और उसको सिस्टमाइज़ किया था, और इसने एक और किताब लिखी थी ज्योग्राफी में जिसको कहते थे सूरतुल अर्थ। इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो कहीं गुम गई, फिर उसके बाद स्कॉलर्स ने जो इसने डिस्क्रिप्शन दी थी उसके मुताबिक से दोबारा इसको लिख लिया, ठीक है जी। तो मैं आपको 1 मिनट में इसके अचीवमेंट्स दोबारा से थोड़ा सा आसान करके बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि मूसा अल-ख्वारिज़मी जो था वो 780 से लेकर 850 तक इसकी ज़िंदगी थी। ये मैथमेटिशियन था, अथॉरिटी भी समझा था, एस्ट्रोनॉमर था, जोग्राफ़र था, ठीक है।
और इसने बैतुल हिकमा में स्टडी भी की हुई थी। बैतुल हिकमा में एक स्कॉलर था ये, बैतुल हिकमा जिसको कहते हैं हम हाउस ऑफ विजडम खलीफा मामून रशीद के टाइम में। इसने मैथमेटिक्स में जो काम किया था, इसने ओल्डेस्ट वर्क जो हिंदुओं का और ग्रीक का था उसको सिस्टमाइज़ किया था। इसके अलावा इसने लॉगरिथम का इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको इसकी वजह से गॉड फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं। इसके अलावा इसने हिसाब अलजबरा वल मुकाबला लिखा था, अलजबरा पर बुक लिखा था, जिसको 16वीं सेंचुरी तक यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोपियन यूनिवर्सिटी में एज अ टेक्स्ट बुक लेते थे। इसके अलावा इसने ये किया था कि इस किताब को 2 दफ़ा ट्रांसलेट किया हुआ था लैटिन में। एक इसने ट्रांसलेट किया हुआ था गिरार्ड ऑफ सेरेमेना, और रॉबर्ट ऑफ चेस्टर ने 12 सेंचुरी में इसने इनको ट्रांसलेट किया हुआ था। इसके अलावा इसने साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉस थीटा वो भी इंट्रोड्यूस करवाई थी। ज्योग्राफी में इसने से ज्योग्राफिकल साइंस जो अरबिक में पहले नहीं पाई जाती थी वो इसने इंट्रोड्यूस करवाई थी अरबिक में। इसके अलावा इसने सन डायल्स की कंस्ट्रक्शन की थी, जिससे हम एक्यूरेटली सन की मूवमेंट मालूम कर सकते थे और हमें पता लग सकता था कि अभी क्या टाइम हुआ है। जो पहले वॉल क्लॉक नहीं होता या क्लॉक नहीं होता था तो ये सन डायल्स ही यूज़ किया करते थे। ये मस्जिदों में इंस्टॉल होते थे और उसकी वजह से नमाज का सही टाइम का पता लगता था। इसके अलावा इसने क्या किया था, इसने टॉलमी की जो रिसर्च थी ज्योग्राफी में उसको दोबारा से ओरिजिनल फाइंडिंग्स जी थी उसको ठीक किया था, उसको कहा था कि ये गलत है, उसको करेक्ट किया हुआ था। और इसके अलावा इसने एक किताब लिखी थी सूरतुल अर्द, और सूरतुल अर्द जो किताब थी उसमें से इसने दुनिया के मैप्स दिए हुए थे, लेकिन वो कहीं गुम हो गया। फिर उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन इसने दी थी मॉडर्न स्कॉलर्स ने उसके ज़रिए से दोबारा से वो चीज़ें बना ली या मैप बना ली। इसके अलावा इसने हिस्ट्री भी लिखी हुई है मुख्तलिफ प्रोमिनेंट लोगों की। तो शुक्रिया जी, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हम रोज़ाना एक टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, और ये एक नया टॉपिक होगा जिससे आप आसानी से समझ सकेंगे। हमारी ये कोशिश होगी इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।